सारे बच्चों लोगों का स्वागत है कॉमर्स की गुरु टीम में। और मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेचू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। ये लाइव क्लासेस चल रही है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पे मैं बता दूं अपने बारे में कुछ। तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता। मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने जेआरएफ भी क्रैक कर रखा हुआ है कॉमर्स से। मेरा एमकॉम और बीकॉम भी कंप्लीटेड है। मैंने बेचू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक स्कोर की थी एंड 3rd रैंक इन ओबीसी स्कोर की है। क्लियर। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है, या हम लोग ये जानते हैं कि अकाउंट्स में क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपको अकाउंट्स का डेफिनेशन बताऊं तो बेसिक डेफिनेशन अगर आप मेरे साथ एक बार रिवाइज करिएगा तो देखिए क्या बोलता है कि अकाउंट इज द प्रोसेस, या अकाउंटिंग, मैं बोलूंगा अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको बताना है कि रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं इस अकाउंटिंग प्रोसेस में। हम रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं, कौन बताएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया सर, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। चलिए सर ये तो समझ में आ गया, जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है। अच्छा, क्या सिर्फ जर्नल में ही रिकॉर्डिंग होती है और कहीं पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते क्या? सर सब्सिडियरी बुक्स में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो 8 सब्सिडियरी बुक्स है सर, वहां पे भी रिकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपकी रिकॉर्डिंग करने के लिए बता दिया कि सर जर्नल में रिकॉर्डिंग होती है एंड 8 सब्सिडियरी बुक्स है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी के लिए बनाई गई है, वहां पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन कोई ये बताएगा क्या कि सर रिकॉर्डिंग क्या करना है? रिकॉर्डिंग क्या करना है? कौन से ट्रांजेक्शन? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी आप लोगों ने सही बोला। तो मैं आप सभी लोगों के जो जितने भी रिप्लाई है उन सबको अगर कंक्लूड करके मैं बोलना चाहूं, सर बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, एक सेकेंड, ट्रांजैक्शन प्लस इवेंट्स, इन दो चीजों की रिकॉर्डिंग होती है बच्चों। और तभी रिकॉर्डिंग होगी जब ये आपका फिनेंशियल नेचर का है या इन मॉनेटरी टर्म्स में है। अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम उसको रिकॉर्डिंग, अरे सॉरी, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन तो सर ढेर सारे होते हैं लेकिन जो मेरे बिजनेस का है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, उसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड दूसरा पॉइंट क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करना होता है। क्लियर। आ जाइए अब बताइए जरा, सर रिकॉर्डिंग हो गई हमारी, जो है वो रिकॉर्डिंग हो गई एंड नेक्स्ट स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ पे होता है, कौन बताएगा? बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। सबको याद आ रहा है वो रोहित शर्मा वाला एग्जाम्पल? ठीक है, अगर हम रोहित शर्मा का जितना भी रन है या 264 जो उनका हाईएस्ट स्कोर है, अगर हम लोग उसको रिकॉर्ड ही नहीं करें तो किसी को पता चलेगा क्या कि उनका हाईएस्ट स्कोर क्या है? या कभी भी किसी को पता चल पाएगा क्या कि ओडीआई में ओवरऑल रन कितना बना है? तो हमने वहां पे पूरा बेसिक भी देखा था और वहां पे हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लासिफिकेशन बच्चों होता कहाँ पे है, लेजर अकाउंट में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आ गया वो आपका क्या आ गया, समरी। और यहां पे बताएंगे आप लोग समरी कहां पे बनता है, समरी कहां पे बनाते हैं? सर जी, सर जी ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। एकदम सही बोला सारे बच्चों ने। क्या सबको क्लियर है क्या, जितने भी नए बच्चे हैं, जितने भी हमारे साथ में पुराने बच्चे हैं, उन सभी लोगों को क्लियर है क्या यहां तक का जो डिस्कशन है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में? बहुत ही बढ़िया, सबको क्लियर है क्या सारे बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया। कोई अगर आपको डाउट आएगा तो बताएंगे, क्लास को वहीं पे रोक के बताएंगे सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत बोलना है। नहीं बोलोगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी बच्चों, क्योंकि अभी हम लोगों को आगे बहुत आगे तक जाना है। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए बहुत बड़े बड़े टॉपिक भी पढ़ने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी से, और जितना जल्दी जितना बढ़िया से क्लियर हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, नहीं तो आगे चल के भी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करते चलिए ताकि आगे जब बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक सर समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आ जाइए। सर सर सर,
आपको मालूम है कि जब भी हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं सर, हर ट्रांजैक्शन की सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक वे करने का मतलब कि जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया है अकाउंटिंग रूल में, अकाउंटिंग प्रोसीजर में, सर उसके हिसाब से हम लोगों को रिकॉर्डिंग करनी होती है हर एक एक ट्रांजेक्शन की। कोई ट्रांजेक्शन हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो आप बताइए, बिजनेस ट्रांजेक्शन में अगर नॉर्मल बिजनेस की बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो वहां पे पर डे आपको लगता नहीं है कि 100 से 150 ट्रांजेक्शन होते होंगे पर डे? समझ में? ठीक है। और मान लो कि आपने पूरे साल में 300 दिन काम किया, तो यानी कि कुल मिला के आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए बच्चों, 30,000 ट्रांजेक्शन हो गए। मैं इसी वाले को लेकर चल रहा हूं। तो आपके 30,000 अप्रॉक्स ट्रांजेक्शन हो गए। और अप्रॉक्स आप 30,000 ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कहां पे करोगे? कहां पे करोगे? सर जर्नल में कर ले, या तो सर सब्सिडियरी बुक्स में करेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए सर, 30,000 ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करना कितना ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। थैंक्स टू हमारे कंप्यूटर को, जिसने ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी कर दिया है। और प्लस साथ ही साथ हम लोगों का जो काम है इतना बड़े लेवल पे होता है, और मुझे पता भी नहीं चलता है कि यार हम लोगों का काम इतना बड़े लेवल पे चल रहा है। ठीक है। अगर मैं हार्ड कॉपी की बात करूं, यानी कि अगर मैं कॉपीज में जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग करता हूं, तो बताइए ना कितनी कॉपीज लग जाएंगी? आप लोगों को क्या लगता है? मतलब अगर आपके क्वेश्चन में जहां पे आपको 8 से 10 एंट्री देता है, तो वहां पे आप 1 से 2 पेजेस ले लेते हो। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सर 3 से 4 कॉपीज तो लगी जाएंगी, या उससे हो सकता है ज्यादा भी लग जाए। ठीक है, तो मैं अप्रोक्स बोल देता हूं 10 कॉपीज। सर 10 कॉपीज में आपने जर्नल बनाया, अभी तो लेजर की बारी आ गई। इसके बाद किसकी बारी आएगी बच्चों? लेजर की बारी आएगी। क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। सर हमने यहाँ पे जर्नल में रिकॉर्डिंग कर ली, अब हमें क्या करना है? लेजर में रिकॉर्डिंग करनी है। सॉरी, लेजर में क्या बोलते हैं उसको? पोस्टिंग करनी है। तो लेजर में जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे, तो आपको मालूम है बच्चों कि हर एक ट्रांजेक्शन में जितने भी हेडिंग होते हैं उन सब का सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है। तो उसका अगर आप सेपरेट अकाउंट ओपन करोगे, तो आपके पास में न जाने कितने अकाउंट या लेजर हो जाएंगे। और हर लेजर में पोस्टिंग करने के बाद मुझे लग रहा है कि अप्रॉक्स ये 20 कॉपीज में तो ये चला जाएगा। मतलब 1 साल का जो ट्रांजेक्शन है वो अप्रॉक्स 20 कॉपीज में ये चला जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो जर्नल है और जो लेजर है, वो सारा का सारा टोटल अगर कर दिया जाए, तो अभी तक आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कितने पेजेस में आ गया या कितनी कॉपीज में आ गया? सर 30 कॉपीज में आ गया। 1 साल की अकाउंटिंग एंट्री 30 कॉपी में बनाई जा रही है, 30 नोटबुक में बनाई जा रही है। बात समझ में आ रही है क्या? यहां तक सबको क्लियर? ठीक है। अरे भाई ये बताओ, तुम 30 कॉपी में अपनी जर्नल एंट्रीज और लेजर बनाए हुए हो, तो भाई कैसे हम लोग उन चीजों को वापस से, अगर मान लो किसी बंदे ने बोल दिया कि जाइए किसी लेजर में से ट्रांजेक्शन खोज के लेके आइए, या कोई जर्नल में से कोई एंट्री खोज के लेके आनी है, ऑल्दो हमने वो प्रोसीजर देखा था कि किस तरीके से आपको देखना है, लेकिन प्रॉब्लम तो आ सकती है सर इतनी सारी कॉपीज में। इवन हम लोगों को जब पढ़ना होता है, तो जहाँ पे आपकी नोट्स हर सब्जेक्ट की 2 से 3 कॉपी में बन गई, तो आपको बड़ा वो लगने लगता है कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। यार मतलब वापस से वो 3 से 4 कॉपीज खोजो, कहाँ पे हमने वो पॉइंट लिखा है। तो हम क्या करते हैं यार, छोड़ो स्किप कर दिया। तो देखो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम आ रही है, मतलब यहाँ तक हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंदी है। और आपको मालूम है कि इन 300 ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड करना है, वो एक सिस्टम को फॉलो करके रिकॉर्ड करना है। और जहां पे भी प्रॉब्लम हुई, कहने का मतलब है सर कहीं पे भी अगर हमने मान लीजिए गलती कर दिया, 500 को 50 लिख दिया या 50 को 500 लिख दिया, तो आपका सर क्या बोलते हैं वो, रुई में तिनका खोजना वाली बात हो जाएगी, रुई में सुई खोजने वाली बात हो जाएगी। मतलब एकदम इतना पहाड़ जैसा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डेटा है, उसमें आप बोल रहे हो कि छोटी सी गलती खोज के निकालो, तब तो यार अकाउंटेंट बोलेगा नहीं मैं कल से नहीं आऊंगा, मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मैंने जॉब छोड़ दिया, ऐसा बोल देगा वो अकाउंटेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सर आपको बहुत ही बढ़िया से रिकॉर्डिंग करनी है। और अब आपको क्या करना है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपको मालूम है कि लेजर के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फाइनल अकाउंट्स ही हमारे जो है दुनिया वालों के सामने जाता है, दुनिया वाले उसी को ही देखते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आई क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम?
सबको क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सर हम समझ गए कि सर बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो गया है। तो अब हमें क्या चाहिए सर? हमें अब चाहिए समरी। हमें चाहिए समरी। तो समरी का काम कौन करेगा? ट्रायल बैलेंस काम करेगा। यानी कि इस 30 कॉपीज के जर्नल एंट्रीज को, रिकॉर्ड्स को एक शीट ऑफ पेज में लेके आने का काम कौन करेगा? मेरा ट्रायल बैलेंस। मेरा ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन बताएगा कि ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट होता है या अकाउंट होता है? क्लियर सर? स्टेटमेंट होता है। सर मेरा जो ट्रायल बैलेंस है वो जी सर स्टेटमेंट होता है, क्योंकि सर यहाँ पे कोई टू या बाई करके आपको नहीं मिलेगी एंट्रीज, या कोई भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड नहीं मिलेगा। यहाँ पे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, देखिए ट्रायल बैलेंस बनाने का दो सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहली बात तो, जो इतना लंबा सफर हम लोग तय करके आए हैं, जो इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, मतलब 10 कॉपी में जर्नल बनाना और 20 कॉपीज में लेजर बनाना, उतना लंबा सफर जो हम लोग तय करके आए हैं, क्या अभी तक का हम लोगों का स्टेप एकदम सही था या नहीं? तो ट्रायल बैलेंस अगर आपका मैच कर गया, बच्चों अगर आपका मैच कर गया, तो यहां तक एक जो अकाउंटेंट है वो चैन की सांस लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? अगर यहां तक सारा आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तो वो जो अकाउंटेंट है चैन की सांस लेता है। यानी कि सर अभी तक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इसकी बनी हुई है। अर्थमेटिकल मतलब कि सर नंबर्स की तो कोई गलती नहीं है। नंबर्स के जो कैलकुलेशन है उसमें कोई भी गलती नहीं हुई है, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेट है। क्लियर? अच्छा ये बताइए कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तो क्या फिर भी कोई एरर होने के चांस है? ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि सर दो तरीके का एरर होता है। एक तो होता है जिससे ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता है, जिसको मतलब हम लोग अर्थमेटिकल एरर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक ऐसा एरर होता है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को मैच करा देगा। मैच आपको मतलब ट्रायल बैलेंस को मैच करा देगा, लेकिन फिर भी वो एरर आपका हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड मतलब रहेगा प्रेजेंट। उसकी बात जो उसका जो पता है वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, वो बाद में पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। क्लियर? उसकी उसका जो पता है वो बहुत जल्दी नहीं चल पाता है, उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग कैसे उसको फाइंड आउट करें। ठीक है, तो जब बिजनेस हम लोग करते रहते हैं तो बाद में पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली आप लोग पता नहीं लगा पाओगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने नए बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक, जितना भी हमने देखा ट्रायल बैलेंस में? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने ये देखा सर, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, मतलब इतना लंबा सफर करके आए हैं। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लेने का टाइम आ गया, ब्रेक लेने का टाइम आ गया, अपने आप को चेक करने का टाइम आ गया कि सर हमने सही सही काम किया है या नहीं किया है। अब यहां से हमें उठ के बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव लेना है, जिसको कि हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो अब यहां से उठ के आपको क्या बनाना है बच्चों? फाइनल अकाउंट्स बनाना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फाइनल अकाउंट्स ही लोग हमें देखते हैं, मतलब लोग जो है हमारे बिजनेस को किन नजरों से देखते हैं? फाइनल अकाउंट्स की नजरों से। उन्हें जनरल और लेजर से मतलब नहीं है, उनको तो सर सिर्फ हमारे पीएल और बैलेंस शीट से मतलब है। मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, दुनिया जिस जब भी हमें देखेगी तो किन नजरों से देखेगी? पीएल और बैलेंस शीट की नजरों से देखेगी, कभी भी हमारे जर्नल या लेजर की नजर से नहीं देखेगी। मेरी बात समझ में आई? मैंने ये बोला मैंने ये बोला कि हर बिजनेस को अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है पब्लिक को। हर बिजनेस को अपना रिकॉर्ड अपने यूजर्स को दिखाना होता है। दो तरीके के यूजर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक राम और एक श्याम। बताइए, दुनिया में दो तरीके के यूजर्स होते हैं, कौन कौन? चलिए बहुत बढ़िया सर, राम श्याम थोड़ी ना होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं बच्चों। इंटरनल यूजर जो कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे यूजर जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मिलेंगे हमें, वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी लो क्यों लग रही है मुझे? सारे लोग प्रेजेंट है ना? एक बार यस सर बोलिए तो जरा सा। ओके, आप लोगों की एनर्जी लो होती तो यार मुझे लगता है, मतलब सच में मौसम तो थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब
हर तरफ गर्मी और ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, लेकिन आप लोगों की एनर्जी से मुझे लगना चाहिए कि नहीं यार, मौसम थोड़ा सा एकदम बढ़िया वाला है। ठीक है सर, यहाँ तक हमने क्या देखा, फटाफट से रिवाइज करेंगे। हमने ये देखा सर, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, देन जो जर्नल और लेजर का वर्क है वो बहुत लेंदी होता है सर, बहुत ही बड़ा होता है, पहाड़ जैसा काम होता है। लेकिन उन पहाड़ जैसे काम को एक पेज पे लेके आने का काम किसका है, बताइए ना। ट्रायल बैलेंस। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी करता कौन है चेक। फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प कौन करता है। बहुत ही बढ़िया, यहां तक बात समझ में आई। सर तीन ऑब्जेक्टिव हुए, क्या क्या, एक तो सबसे पहले सारे जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं उन सबको समरी बनाने का काम कौन किया, ट्रायल बैलेंस। सर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का चेक करने का काम कौन किया, ट्रायल बैलेंस। और फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प कौन करेगा, ट्रायल बैलेंस। एक बात और मैं बताऊं कि छोटे मोटे अगर कोई गलती हुई है, छोटी मोटी अगर कोई गलती हुई है, लाइक ऐसे कोई एरर जिनकी टोटलिंग में एरर हो गई, जैसे कैश अकाउंट का हमने टोटल नहीं किया, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो ये एरर को फाइंड आउट करेगा कौन, बोलिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है सर, ट्रायल बैलेंस इतना ज्यादा काम करता है, इतना ज्यादा हेल्प करता है हमें। आ जाइए आगे चलते हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, यहाँ से बढ़िया बढ़िया बातें हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। जो हमने अभी यहाँ पे देखा प्रैक्टिकली, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश की, हम लोग यहाँ पे उसको देखते हैं थियोरेटिकली। लिखता है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। थर्ड फेज मतलब सर इसके पहले रिकॉर्डिंग था, उसके बाद क्लासिफिकेशन था, ये आपका समराइजिंग है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है, अब जितनी बातें मैं, जितनी भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ये हो सकते हैं कि आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन बन जाए, तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा सर, ट्रायल बैलेंस क्या है, थर्ड फेज है, थर्ड फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, और थर्ड फेज कैसे है मैंने बता दिया। दिमाग में कोई क्वेश्चन अभी नहीं इस पॉइंट से रिलेटेड किसी के। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में बी डिफाइंड एज द स्टेटमेंट, और क्या लिखता है, एक ऐसा स्टेटमेंट और अ लिस्ट, या फिर एक ऐसा लिस्ट जहां पे हम क्या करते हैं, फॉर ऑफ ऑल लेजर अकाउंट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द वेरियस लेजर बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। देखिए कई ढेर सारी बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बोल गया, क्या क्या बोला। सबसे पहली बात तो हम लोग ये देखते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस जो है ना सर, वो एक स्टेटमेंट है, वो सर एक स्टेटमेंट है, या आप इसको एक लिस्ट भी बोल सकते हो। सर किस चीज का लिस्ट है ये तो बताओ। सर सारे के सारे लेजर अकाउंट्स का, क्या लिखता है, सारे के सारे लेजर अकाउंट्स का, सारे के सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का। ठीक है सर, सारे के सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का एक लिस्ट है, जो कि हम लोगों ने लेजर बुक से लिया है। सर लेजर बुक से लिया हुआ है, लेजर बुक में जितने भी अकाउंट्स होते हैं बच्चों, हम लोग वहां पे बनाते हैं, और लेजर बुक से सारे के सारे बैलेंसेस हम लोग लिए हैं। और बैलेंसेस जो है ना सर, किसी एक पर्टिकुलर डेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल का कैश ले लिया और 31 मार्च का हमने एसेट्स का बैलेंस ले लिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर डेट का सारे अकाउंट के बैलेंस को आपको लेके आना है और उसका लिस्ट बना देना है। उस लिस्ट को कुछ और नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए। क्लियर है क्या। और एक बड़ी बात तो यहाँ पे भूल ही गए हम लोग, एक बड़ी बात क्या लिखा, कि ये सारा कुछ बनाने का जो व्यू रहेगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो क्या रहेगा, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मेरी बात समझ में आई क्या, क्लियर है क्या। बहुत ही बढ़िया, यहां तक सबको समझ में आ गया। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए, एरिक एल कोहलर, जो कि जिन्होंने डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट्स अकाउंटेंट्स वो बुक लिखी हुई है, तो उन्होंने वहां पे ट्रायल बैलेंस को क्या डिफाइन किया है, अ लिस्ट और द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बैलेंसेस और अ टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट्स ऑफ द अकाउंट्स इन अ लेजर, द पर्पस बीइंग इज टू डिटरमाइन द इक्वालिटी ऑफ पोस्टेड डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इन्होंने एक और पर्पस बता दिया, इन्होंने एक और ऑब्जेक्टिव बता दिया, कि दोनों के बीच में इक्वालिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। किसके बीच में, सर जो पोस्टेड डेबिट है और जो पोस्टेड क्रेडिट है, उन लोगों के बीच में सर हम इक्वालिटी कोशिश करेंगे खोजने की। और ये अगर हम करते हैं तो बताइए ना कौन सा आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने आएगा, डबल एंट्री सिस्टम। बात समझ में आ रही है।
तो ट्रायल बैलेंस के माध्यम से यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या आपका डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हुआ है या नहीं। अब सर डबल एंट्री सिस्टम का मतलब सर हर ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो डेबिट में पड़ता है और उसके इक्वल अमाउंट का इम्पैक्ट क्रेडिट में भी पड़ता है। तो अगर आपने एंट्री सही की है तो डेबिट वाला जो पोस्टेड है जो क्रेडिट वाला पोस्टेड है वो दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्लियर है क्या? तो यहां से आप जो है ट्रायल बैलेंस से डबल एंट्री सिस्टम की भी चेकिंग कर सकते हो कि आपका डबल एंट्री सिस्टम सही सही फॉलो हुआ है या नहीं। और क्या बोलता है, स्टैब्लिश अ बेसिक समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरीके का बेसिक समरी भी आपका बनाता है आपके फाइनेंशियल डेटा का, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने बोली, बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? आगे चले, चलिए। तो रोलैंड है, उनका भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बोला। रोलैंड ने बोला द फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, एक लाइन में कहानी खत्म, जिसको बोलते हैं ना हेडशॉट। तो उन्होंने वही हेडशॉट मारा है। क्या बोला? फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, कहानी खत्म, बस यहीं पे बोल दिया फाइनल लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। किसका बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस का, सॉरी लेजर अकाउंट्स का बैलेंसेस। तो जो फाइनल लिस्ट हम लोग बनाएंगे आपके लेजर बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस का, वही आपका ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। टोटल एंड कंबाइंड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। कितना शॉर्ट एंड सटीक आपका डेफिनेशन इन्होंने दिया हुआ है। सबको समझ में आया क्या? क्लियर? आ जाइए मेन पॉइंट पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या लिखता है पॉइंट नंबर 1? सबसे पहले आप लोग क्यों बनाते हो ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस इनेबल्स वन टू एस्टैब्लिश वेदर द पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेसेस have been carried out without committing arithmetical error। क्या बोल रहा है? सबसे पहले तो ये बोला कि जितना भी आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था और जो पोस्टिंग था, पोस्टिंग का मतलब कि जर्नल से जब हम लोग लेजर में एंट्रीज को लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। तो जो आपकी पोस्टिंग हुई है या जो अदर अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ है, यानी कि जर्नल की बात कर रहा है, क्या वो सही हुआ है या सॉरी वो सही हुआ है या नहीं, और आपका अर्थमेटिकल एरर के बिना हुआ है या नहीं। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस चेक करेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ट्रायल बैलेंस हेल्प टू स्टेब्लिश द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। तो अगर हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है बुक्स की, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, जरूरी है क्या मैं इंतजार करूं बुक ईयर एंड होने का तो ही ट्रायल बैलेंस बनाऊं? मुझे गड़बड़ी लग रही है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो क्या मैं उस दिन का ट्रायल बैलेंस बना सकता हूं क्या अपने आप को चेक करने के लिए? हाँ जी सर, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या सबको? बात समझ में आई? कहीं ना कहीं मेरा ऑब्जेक्टिव ये है ना ट्रायल बैलेंस बनाने का, कि हम अपने आप को चेक करें अर्थमेटिकल, कि हम कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे चले। सेकेंड पॉइंट क्या लिखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड ट्रायल बैलेंस। एग्रीड ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है, कौन बताएगा? बहुत ही बढ़िया बोला मंदार आपने। सर डेबिट और क्रेडिट वो दोनों इक्वल हो जाए। क्लियर? क्या डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर जाए क्या? एग्रीड ट्रायल बैलेंस का मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच कर जाए, ऐसा हुआ क्या इसका मतलब? कौन? नहीं जी, कहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है क्या ट्रायल बैलेंस में? हाँ, डेबिट, अरे यार फिर वही बात हो गई। सर डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंस, हाँ एग्जैक्टली एकदम सही। समझ में आया? देखो देखो देखो, प्रॉब्लम में अपने आप को डालिए, अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए, आंसर कहीं ना कहीं आप ही देंगे खुद को। ठीक है, जितना क्वेश्चंस पूछोगे अपने आप से उतना ज्यादा क्लियर होते जाओगे। क्लियर है? ठीक है, तो एग्री ट्रायल बैलेंस का मतलब कि सर डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस के जो टोटल है वो मैच कर जाए। साइड नहीं, वहां पे साइड थोड़ी ना होता, अभी जस्ट हमने देखा कि सर ये तो स्टेटमेंट है। क्लियर? चलिए, अदरवाइज द वर्क में बी कन्विंस प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयरफॉर इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो इसके बेसिस पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये तो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका एक्यूरेसी मैच करना चाहिए। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके बेसिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं। ठीक है, थर्ड क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस सर्व एज द समरी ऑफ
summary of what is contained in the ledger, and the ledger may have to be seen only when the details are required in the respect of an account. हमने बच्चों यहाँ पे जब देखा था तो मैंने तीन ऑब्जेक्टिव आपको बताया था। सबसे पहले तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, समरी बनाने के लिए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो यहीं पे ये तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या समझ में आया सारी बातें? क्लियर है? सारे बच्चे बोलिए भाई, सबकी आवाज नहीं आया मेरे को। ओके, थोड़ा सा एनर्जी लेके आएंगे। अब आते हैं, पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज एट। एज एट, किसी ने मुझे वो वाला पॉइंट नहीं भेजा अभी तक। एज एट और एज ऑन दोनों में से कौन सा सही होता है? बताइए जरा। कई जगह पे हम लोग एज एट सही होता है, और वो क्यों सही होता है? आपके क्लास 12th वाले बुक में लिखी हुई है वो बात। किसी को मिला था क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है। और किसी को? एज ऑन भी तो बच्चा वही हो जाएगा। चलिए मैं आपको भेज दूं। हाँ, हाँ, देखिए आप सबने सही बोला। देखिए हम लोग कई बार जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं, कई कई जगह पे आपने देखा होगा एज ऑन लिखा होता है, कई कई जगह पे एज एट लिखा होता है। दोनों सेम है या दोनों डिफरेंस है, ये मैंने पूछा था। कौन बताएगा कि दोनों से क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? एकदम करेक्ट आपने बताया। सर एज ऑन का मतलब वो पूरा दिन। लेकिन आपको मालूम है सर, जब भी बैलेंसेस दिखाते हैं तो पूरे दिन बैलेंसेस चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसेट्स या कैश का बैलेंस निकाल लिया, तो कैश का बैलेंस जो सुबह है 31 मार्च को, वो शाम को क्या सेम रहेगा क्या? बताइए। स्टॉक के साथ भी यही होगा, और जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सबके साथ यही होगा। तो एज ऑन का मतलब पूरा का पूरा दिन हो जाता है बच्चों। लेकिन एज एट का मतलब, हाँ, हाँ हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या है? कैश में। मैंने ये पूछा कि आपका 31 मार्च को जो सुबह का कैश बैलेंस है और जो शाम का कैश बैलेंस है, वो दोनों सेम हो सकता है क्या? हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस क्या होंगे कि नहीं होगा। सर अगर आप बिजनेस करोगे, बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे, सेल करोगे, परचेस करोगे, तो चांस यही है कि आपका बैलेंस सेम नहीं होगा, स्टॉक का बैलेंस सेम नहीं होगा, एसेट्स के जो बैलेंस है और भी डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट के जो बैलेंसेस है वो सेम नहीं होंगे। जब भी आप सेल करोगे तो आपका कैश का बैलेंस चेंज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस चेंज होगा, सेल के साथ साथ कई एक्सपेंसेस और आते हैं, वो भी आप लोग लिखोगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। तो कभी भी आप एज ऑन करके नहीं दिखा सकते हो। एज ऑन का मतलब पूरा दिन। तो एज एट का मतलब होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब वो एक समय। और वो एक समय कब होगा? कि जब आपके सारे ट्रांजेक्शन उस दिन के खत्म हो जाए, कि बस अब कुछ नहीं है, ये फुल स्टॉप लग गया, यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन आज के दिन के खत्म, मतलब जब शटर गिर जाती है तो, मतलब इवन लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुआ उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका जो इंपैक्ट आया उसको रिकॉर्ड करने के बाद का जो पॉइंट होगा उसको बोलते हैं एज एट 31 मार्च। समझ में आया क्या? समझ में आया? क्लियर है? इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं कि पब्लिक के लिए बैंक 4 बजे बंद हो जाता है। नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल डेज में भी पब्लिक के लिए बैंक 4 बजे बंद हो जाता है। 4 बजे के बाद कोई भी पब्लिक का वर्क नहीं होगा। लेकिन फिर भी बैंक वाले 6 से 7 बजे तक क्यों घर जाते हैं? भाई बैंक तो बंद हो गया 4 बजे, तो 6 से 7 बजे क्यों जाते हैं वो लोग घर? बताइए, कोई बता सकता है? अरे यार, कुछ तो करते ही होंगे, सही बोला आपने एकदम कि सर कुछ काम करते होंगे। बच्चों वो यही काम करते हैं कि जितने भी दिन भर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना, उसको जहां पे रिपोर्ट करना है उसको रिपोर्ट करना। क्लियर है? तो उन सब चीजों को काम को करने के बाद जाते हैं। मतलब 4 बजे तो कोई, 4 बजे के बाद कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। अब जो जितने ट्रांजेक्शन पूरे दिन में रिकॉर्ड हुए हैं उसको पूरा का पूरा कंपाइल कराना होता है,
पूरा का पूरा एकदम मैच कराना होता है ना? बात समझ में आ रही है? पूरा का पूरा मैच कराना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको हमने प्रॉपरली सही तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है। क्लियर है? ठीक है। देखिए, बैंक का जो वर्क वो बहुत लेवल में होता है। जैसे अगर कोई छोटी ब्रांच है तो उसके ऊपर वाले को उसको रिपोर्ट करना होता है पर डे, तो वो रिपोर्टिंग बिना किए वो जाएगा नहीं। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारे सारे के सारे एम्प्लॉय चले जाएंगे लेकिन मैनेजर रुका रहेगा, लास्ट तक वो काम करके जाएगा, इवन 12 बजे क्यों ना जाए। ठीक है, तो वो पूरा रुका रहता है। मतलब सारी की सारी चीजें ऐसी होती है। तो यहाँ पे भी आप बिजनेस में भी यही चीजों देखोगे, जब तक आपका पूरा ट्रांजेक्शन नहीं खत्म हो जाता तब तक आपको काम नहीं करना है। अच्छा, जिस दिन बुक ईयर एंडिंग होता है तो जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं वो यही काम करते हैं। ठीक है, कि उस दिन तक पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया और फिर लेट तक रुकेंगे और फाइनल करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है। ऑल्दो जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि यार एक दिन का काम है, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, कई दिन लग जाते हैं इस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो वो अप्रैल तक चला जाता है वो वर्क। इवन कंपनीज के केस में तो वो सितंबर और अगस्त तक जाके वो फाइनल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि वहां पे सारे जो मेंबर्स होते हैं, इवन जो शेयर होल्डर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, उसकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है। तो वो सब चीजें जब तक फाइनल नहीं होती, मतलब वो 6-7 महीना निकल जाता है उसमें। ठीक है। आइए, तो अभी हमने क्या देखा, एज एट और एज ऑन। अब आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सबसे पहला कॉलम क्या है आपका, सीरियल नंबर का। जितने भी आपको लेजर लिखने हैं, जितने भी लेजर हैं उसके नंबर लिख लोगे, नंबरिंग कर लो, और हर अलग अलग लेजर अकाउंट का नाम आ जाएगा। फिर हर लेजर का अपना अपना लेजर फोलियो होता है, तो उस लेजर के सामने लेजर फोलियो नंबर लिख लोगे आप। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक है। और 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 अब अगर आपका यहाँ पे डेबिट अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। आपको मालूम है कि अभी हम लोग देखेंगे कि जो ट्रायल बैलेंस होता है बच्चों, वो दो तरीके से बनता है, एक तो टोटल करके और एक तो बैलेंस करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल या बैलेंस, टोटल या बैलेंस। ठीक है, तो ये चीज अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, टोटल या बैलेंस। आइए देखते हैं। कुछ कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्लियर है? एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगा, उसी दिन सारे लेजर के बैलेंसेस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया क्या? और वो पर्टिकुलर डेट बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको टॉप पे मेंशन करना पड़ेगा एज एट के बाद। समझ में आई क्या मेरी बातें? पहला पॉइंट क्लियर सबको? ठीक है, चलिए। अब सर डेट तो समझ में आ गया, डेट वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले कॉलम में जहां पे लेजर अकाउंट है। तो लिखता क्या है इन सेकंड कॉलम, द नेम ऑफ अकाउंट इज रिटन। ठीक है, सेकंड कॉलम में आपका जो नेम ऑफ अकाउंट है वो लिखा जाएगा। फोर्थ कॉलम में क्या लिखा जाएगा, थर्ड कॉलम में जो लेजर फोलियो का नंबर है वो आएगा। फोर्थ कॉलम में क्या आएगा, द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट कंसर्न और द डेबिट बैलेंस। दो चीजें आएंगी, एक तो सबसे पहले या तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड आएगा या तो डेबिट बैलेंस, इफ एनी इज इंटर्ड। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लिखा जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट कॉलम जो उसके बाद का क्रेडिट साइड वाला, तो उसमें क्या आएगा, या तो टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड या तो आपका क्रेडिट बैलेंस लिखा जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट के दो कॉलम है वो हमेशा क्या होने चाहिए, टोटल्ड होने चाहिए। और फर्स्ट टू कॉलम्स आर टोटल एंड द एंड, और वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है। एंड उसके बाद आपका फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट और थर्ड कॉलम के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, वहां सीरियल नंबर आ जाएगा और ये लेजर फोलियो आ जाएगा, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अलग से कोई सीरियल नंबर, सॉरी, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। यहां तक सबको क्लियर है क्या सारी बातें? किसी को कोई किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे आते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, मतलब ऐसी कुछ चीजें जो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्या क्या ऐसी दुनिया में चीजें हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं कर पाएगा? ट्रांजेक्शंस आर नॉट इवन इंटर्ड एट ऑल इन द जनरल। तो सबसे पहली बात, जो आप ट्रायल बैलेंस में वही आइटम्स दिखेंगे जो कि जर्नल के थ्रू लेजर में गए और लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस में दिखे। तो सर ऐसे ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे दिखेंगे ही नहीं जो आपके जर्नल में लिखे ही नहीं गए हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कई, ऑल्दो हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बना रहे हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ये चेक करने के लिए कहीं भी अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है।
लेकिन जो ट्रांजैक्शन आपका लिखा ही नहीं गया जर्नल में, उसका एरर पता चल पाएगा क्या? नो सर, नहीं पता चल पाएगा। सर ये लिमिटेशन हो जाएगी ट्रायल बैलेंस की। अलग अगला पॉइंट क्या लिखता है? अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन द बोथ कॉलम ऑफ द जर्नल। डेबिट और क्रेडिट में आपने दोनों जगह पे गलत गलत अमाउंट लिख दिया। ट्रांजेक्शन था 5,500 रुपीज का, आपने उसको 550 लिख दिया है। तो जब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड ही गलत किया है, तो ट्रायल बैलेंस वैसे गलती को खोज पाएगा क्या? आपको क्या लगता है? सर नहीं खोज पाएगा, क्योंकि जब आपने रिकॉर्ड ही गलत किया है, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत ही बढ़िया उसको पाप मतलब उसको फाइंड आउट कर पाओगे ट्रायल बैलेंस से? तो आप यहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। अगला पॉइंट क्या लिखता है? रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन्ड इन द जनरल। अगर आपने राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया, राम की जगह श्याम को डेबिट कर दिया और अमाउंट एकदम सही है, तो बच्चों ऐसे एरर को भी हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू नहीं खोज पाएंगे। अच्छा बताइए ना, ऐसे एरर को क्या बोलेंगे कि राम की जगह श्याम लिख दिया? हाँ, कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन तो ये वाला आ जाएगा ना बच्चे, कि आपने तो लिखा ही नहीं, ओमिट कर दिया पूरा का पूरा। पहला पॉइंट आपका ओमिशन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? कंपनसेटिंग एरर। मतलब एक गलती की, राम की जगह पे हमने श्याम लिख दिया, तो राम वाली गलती को कौन छुपा रहा है? श्याम छुपा रहा है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। लिखता है एन एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। अगर जर्नल के बाद लेजर में आया ही नहीं, तो सर ट्रायल बैलेंस में कैसे आएगा? और ट्रायल बैलेंस में नहीं आया तो क्या एरर पता चल पाएगा? ना जी ना, नहीं पता चल पाएगा। है ना, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर। तो भी तो आपका गलती पकड़ नहीं पाएगा लेजर ट्रायल बैलेंस, तो भी तो आपकी गलती नहीं पकड़ पाएगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। दो तरीके से बच्चों हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को। एक तो होता है आपका टोटल मेथड, और दूसरा होता है आपका बैलेंसिंग मेथड, और एक तीसरा मेथड होता है जिसमें दोनों लिखते हैं, टोटल एज वेल एज बैलेंस भी। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो टोटल मेथड में देखेंगे, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल्ड एंड देन टोटल अमाउंट बोथ ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। मतलब सर क्या होता है इसमें, कि आपका यहाँ पे लेजर अकाउंट बनाया गया। ठीक है, सपोज कर लीजिए हमने कैश अकाउंट बनाया। कैश में आपने क्या किया? सर जी सारा का सारा रिसिप्ट लिखा है डेबिट साइड में, और सारा का सारा पेमेंट आपने किधर लिखा है? क्रेडिट साइड में। हाँ जी सर, समझ में आ गया। सर यहाँ का टोटल आ गया 5,000। अब देखिए इस मेथड में आपको बैलेंस नहीं निकालना है। जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं ना, बैलेंस कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं कैलकुलेट करना है। नॉर्मली बस टोटल कर देना है दोनों साइड का, और इधर का टोटल आ गया 3,000। मेरी बात समझ में आई? क्लियर? आपने कैश अकाउंट बनाया, डेबिट साइड का टोटल आ गया आपका 5,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 3,000। बैलेंस नहीं निकालना है, बस आपको टोटल कर लेना है। और यहाँ पे जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो देखो यहाँ पे जब आप फॉर्मेट में अगर आपको एक बार दिखा दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? डेबिट, टोटल डेबिट आइटम, टोटल क्रेडिट आइटम, मतलब दोनों साइड का टोटल लिखना है आपको, दोनों साइड का टोटल लिखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करने होते हैं, इसी तरीके से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या लिखता है? अंडर दिस मेथड एवरी लेजर इज टोटल्ड एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ द साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस। मतलब आपका लेजर अकाउंट का दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, और डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों का दोनों टोटल आपका लेजर अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में जाएगा। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक में कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। फिर से एनर्जी डाउन लग रही है, एक बार वापस से नारा लगाएंगे क्या? यस सर, यस सर। ओके, ओके, आइए रिपीट कर लेते हैं। जितने बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे, वापस से जो बच्चे नहीं ध्यान से सुन पाए। देखिए तीन तरीका होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। एक तो हो गया टोटल मेथड, एक तो हो गया आपका टोटल मेथड। ठीक है, अच्छा पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है।
तो स्टेटमेंट जो है आपका कभी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है। जैसे जर्नल का फॉर्मेट फिक्स है, लेजर का फॉर्मेट फिक्स है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है, अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस होता है ना बच्चों, बेसिकली एक तरीके का लिस्ट हम लोग बना रहे हैं, एक तरीके का स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब जो भी आता है वो इसकी क्या बोलता है कि अपने अपने स्टाइल से बनाने लगता है ट्रायल बैलेंस। तो सबके स्टाइल को हमने बोला नहीं नहीं, सारे स्टाइल्स नहीं माने जाएंगे, सिर्फ दुनिया में 3 स्टाइल माना जाएगा। एक होता है टोटल बैलेंसिंग मेथड की, सॉरी टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, और जिसमें एक मेथड होता है थर्ड वाला जिसमें टोटल और बैलेंस दोनों आते हैं। लेकिन जो बैलेंस मेथड होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। तो टोटल मेथड में आपको क्या करना होता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल उसको लिखना होता है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करते हैं, डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, इन दिस मेथड द ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सून एज द लेजर अकाउंट इज टोटल्ड। तो तुरंत आपका जैसे ही आपने टोटल किया तुरंत आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, बैलेंसिंग करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर है क्या? अभी क्लियर है सबको, जिनका भी डाउट आ रहा था? ठीक है, अरे बाप रे बाप, ये क्या लिख दिया, टाइम टेकन टू बैलेंस द लेजर अकाउंट इज सेव्ड अंडर दिस मेथड एज द बैलेंस कैन बी फाइंड आउट इन द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ। समझ में आया क्या? इससे ये बोल रहा है कि जो आपका टाइम लगता है बैलेंस निकालने में, सर जी जो टाइम लगता है आपका बैलेंस निकालने में वो आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है, टीचर देखता ही नहीं है, चलो कर लेते हैं यार। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ऐसे नॉर्मल टाइम में क्या होता है, मतलब हम लोग जब एग्जाम में बनाते हैं तो आपको बैलेंस निकालना होता है, कैलकुलेशन करना होता है। लेकिन जब आप टोटल मेथड से बनाओगे ट्रायल बैलेंस को, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, आपका ट्रायल बैलेंस भी जल्दी पता चल जाएगा। और अगर आपको बैलेंस निकालना ही है, आप बहुत ज्यादा ईमानदार बन रहे हो कि नहीं मुझे तो बैलेंस ही निकालना है, तो आपका ट्रायल बैलेंस से इटसेल्फ आपका बैलेंस निकल सकता है। कैसे निकलेगा वो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो डिफरेंस ऑफ टोटल ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज रिटन balance of that particular account, that this method is not commonly used, it cannot help in the preparation of financial statement। इसकी यही एक ड्रॉबैक होती है बच्चों की, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प नहीं कर सकता है। तो ऐसे मेथड को हम लोग चूज ही क्यों करें। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पे कैश अकाउंट दिख रहा है, कैश अकाउंट का हमने दोनों साइड अमाउंट लिखे हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टोटल आया और एक टोटल यहाँ पे आया। ठीक है, इस टोटल में से 7,500 माइनस कर देना, टोटल आ जाएगा क्रेडिट साइड का। ऑल्दो यहाँ पे बैलेंस भी निकाल रखा है ये। फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो फर्नीचर अकाउंट में इसी साइड का टोटल है, इधर तो कुछ नहीं है, इधर तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सिर्फ बैलेंस कराने के लिए हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया है। सैलरी में भी अगर आप देखिए तो इधर का टोटल है, इधर तो कुछ नहीं है। ऑल्दो ये तो गलती किया है, यहाँ पे बैलेंस होता ही नहीं है, नॉमिनल अकाउंट का कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं। ठीक है, और अगला देखिए तो यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 21,500 का टोटल आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो हर लेजर अकाउंट के टोटल अलग अलग दिए हुए हैं। तो बच्चों उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट 31 मार्च 2020, यानी कि किस पर्टिकुलर डेट को बना रहे हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस, बताइए ना। 31 मार्च 2020। अब क्या सर पूरे दिन बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, जिस दिन ट्रांजेक्शन्स पूरे हो गए उसके बाद हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। किसी का माइक ओपन है क्या? बच्चे अगर डाउट होगा तो ही आप माइक ओपन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज आने लगता है ना तो फिर डिस्ट्रक्शन होने लगती है क्लास में सबको। ठीक है, तो डेबिट ऑफ टोटल डेबिट आइटम और टोटल ऑफ क्रेडिट आइटम, तो यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया। फर्नीचर का आपका डेबिट में ही टोटल था तो क्रेडिट में कुछ था ही नहीं तो इधर लिखा है। सैलरी में भी यही था, और हमने देखा था श्याम अकाउंट में दोनों साइड का टोटल था, तो इसी तरीके से हमने दोनों साइड का टोटल लिख लिया। और दोनों साइड के जो टोटल है बच्चों वो आपके क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि भाई आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एकदम सही सही बना हुआ है। क्लियर है क्या आप सभी लोगों को? सारे बच्चों को क्लियर है क्या? ओके, चलिए एक चीज बताइए आप मेरे को कि क्या आप लोगों ने अपने पास में नोटबुक रखा हुआ है अभी, सारे बच्चे? ओके चलिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स अभी लिखवाने जा रहा हूँ, उसको आप नोट करेंगे। तो अपने पास में आप तुरंत नोट कर लीजिए उसको, कि डेबिट में कौन कौन से आइटम आते हैं
और क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आते हैं ट्रायल बैलेंस में, मतलब बैलेंसेस जो होते हैं जनरली कहाँ कहाँ पे आते हैं। ये डेबिट बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये यहाँ पे दो दो लाइन का गैप रख लीजिएगा आप। इतना हो गया तो बताइए, मैं सारे पॉइंट्स फटाफट बोलते जा रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, सारे के सारे एसेट्स कहाँ जाएंगे, डेबिट में। ठीक है, सारे के सारे एसेट्स कहाँ जाएंगे, डेबिट में। हो गया? ठीक है, अगर सर एसेट्स डेबिट में जा रहा है तो लायबिलिटी किधर जाएगा, बताइए ना, क्रेडिट में जाएगा। तो सारी की सारी लायबिलिटीज आपकी किधर हो गई, क्रेडिट में हो गई। अगर आपका कैपिटल क्रेडिट में जा रहा है तो ड्राइंग्स किधर जाएगा, क्लियर है? ठीक है, सारे के सारे एक्सपेंसेस किधर जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। सर सारे के सारे इनकम किधर जाएंगे, सारे के सारे इनकम, इनकम लिखेंगे, गेन नहीं लिखेंगे। क्लियर? परचेज किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा। और परचेज रिटर्न, मैं यहाँ पे दो दो आइटम लिखूंगा, परचेज रिटर्न भी लिखूंगा और सेल्स भी लिखूंगा। क्लियर? और यहाँ पे एक आइटम मैं और लिख देता हूँ, सेल्स रिटर्न। क्लियर? आप लोग अच्छे से लिखिएगा, मैंने तो एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, बस यही सारी चीजें होती हैं, ऑल्दो आपकी सारी चीजें इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आया क्या? तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहता है, कई बार एग्जाम में क्या दिया गया है मालूम है, कई ढेर सारे अकाउंट्स के बैलेंस दे दिए गए हैं और आपको पूछा है कि बताओ ट्रायल बैलेंस का अकाउंट का टोटल क्या आएगा, ऑप्शन दो तीन दे दिया गया बस। तो जहां पे बच्चों ने एक आइटम इधर से उधर किया, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट किया, तो टोटल अलग आने लगेगा। और वो जानते हैं कि कहाँ पे कंफ्यूजन होगा, उसके हिसाब से एमसीक्यू बनाते हैं। और आपको लगेगा ओ माय गॉड, यहाँ तो ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब सही है, तुरंत टिक लगाओ। हम लोग अपने आप को चेक नहीं करते। मेरा जो भी टूटा फूटा आंसर आया, अगर वो आंसर ऑप्शन में है तो हम लोग तुरंत उसको सही मान के टिक लगा देते हैं। तो ये चीज गलती होती है। और एग्जामिनर जो है, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, वो आपके हर गलती को करने के बाद जो आंसर पॉसिबल बनता है वो भी उसको लिखे रहते हैं, ताकि अगर आप गलती भी कर रहे हो तो भी आपके यहाँ पे गलती हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बचना होगा। सारे के सारे फॉर्मेट, सारे के सारे जो पॉइंट्स है उसको ध्यान रखते हुए इस तरीके से करना होगा। क्लियर? आइए अगला पॉइंट चलते हैं बच्चों, बैलेंस मेथड। बैलेंस में हमें क्या लिखना होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल नहीं लिखना है, बैलेंस निकाल के लिखना है। यानी कि जब हमने लेजर अकाउंट देखा है तो सब में आपने देखा होगा कि सबका बैलेंस निकला हुआ है, सबके बैलेंसेस निकले हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उसी बैलेंसेस को यूज करके हम लोग लिखेंगे। क्लियर? आ जाइए यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से, फिर देखेंगे फॉर्मेट। सबसे पहले क्या लिखता है, अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पे आपका जो टोटल आपने करके छोड़ दिया था, अब बच्चों यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना पड़ेगा। दोस बैलेंसेस ओनली आर कैरीड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस। और सिर्फ वही बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस में लिखने हैं, टोटल नहीं लिखना है। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? ठीक है, सर जी सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस लिखने हैं, टोटल नहीं लिखने हैं पिछले वाले की तरह। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द अकाउंटेंट्स एंड हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे ज्यादा कॉमनली जो यूज होता है वो यही मेथड यूज होता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो इससे मोस्ट प्रोबेबली के आने के चांसेस हैं। क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट। सीधी सी बात बोल गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो आप देखिए यहाँ पे कैश आपका क्या है, सर एसेट्स है इसलिए डेबिट में दिख रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर भी आपका एसेट्स है इसलिए डेबिट में दिख रहा है। सैलरी आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट में दिख रहा है। ठीक है, और श्याम आपका हो सकता है कि ये क्रेडिटर होगा, इसलिए उसको हम लोग किधर दिखाए हैं, क्रेडिट साइड में। परचेज आपका डेबिट में दिखेगा और परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट में दिखेगा। राम हो सकता है कि ये डेटर होंगे इसलिए एसेट्स होंगे तो डेबिट में दिख रहे हैं। और सेल जो कि हमारा इनकम है वो देखिए ना किधर दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है। सेल्स रिटर्न उसके जस्ट अपोजिट में आ जाएगा, डेबिट में। और कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखे, क्रेडिट साइड में लिख दिए। क्लियर है क्या? सारा का सारा जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है
उसी के हिसाब से आया है ये, उसी के हिसाब से आया है। क्लियर है? आगे चले क्या? ओके। अगला और लास्ट मेथड है जिसमें हम लोग दोनों को कंपाइल कर देते हैं, यानी कि टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब यहाँ पे चार कॉलम हो जाएंगे, दो बैलेंस को दिखाएगा और दो आपके टोटल को दिखाएगा। क्लियर है? और बैलेंस बेसिकली कुछ और नहीं, टोटल के बीच का डिफरेंस ही है बेसिकली। ठीक है, जिसको कि हमने देखा था। क्लियर? तो ये समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे बैलेंस दे दिया और यहाँ पे आपको क्या दे दिया, दोनों साइड का टोटल दे दिया। क्लियर? देखिए आपका यहाँ मैच कर रहा है। क्लियर? चलिए, यहां तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। और जो जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि किसी भी नत्थु खैरे को ये लोग उठा के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने को दे देते हैं, फिर परेशान करने के लिए मेरे पास आएंगे कि सर सर आप सही कर दीजिए, सर सर आप सही कर दीजिए। देखिए क्या लिखा है, एन इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर। कि रखे क्यों यार तुम लोग तब उसको, जब वो इन एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर हैज ड्रॉन अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 30, सॉरी, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून ऑफ 2020। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखो, इसने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है बहुत ज्यादा मेहनत की है, सारे आइटम को उसने लिखा है, लेकिन क्या ट्रायल बैलेंस का मैच कर रहा है क्या टोटल दोनों साइड का? नो सर। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, कि ट्रायल बैलेंस को वापस से बनाना है। जो भी आपको लगता है कि गलती होगा या सही होगा, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस डेबिटिंग और क्रेडिटिंग बाय रेसिडुअल एरर ऑफ सस्पेंस। अगर आपको लगता है कि सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ेगा तो सस्पेंस अकाउंट को भी आपको लिख देना है। अभी सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मैं बताऊंगा। फिलहाल आप लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख करके अपनी कॉपी में एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि जो आइटम डेबिट में जाना चाहिए, जो आइटम क्रेडिट में जाना चाहिए, जो मैंने अभी नोटिंग करवाई है उसके हिसाब से। अगर सबके पास नोटिंग है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर जिनके पास भी नोटिंग ये वाली नहीं बनी है, प्लीज एक बार अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही नोटिंग अभी आपको ट्रायल बैलेंस वहां पे बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये नोटिंग सबके पास हो गई है क्या अपने पास कॉपी में? ठीक है, किसी को नोट करना है या फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले? ओके, चलिए आते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखेंगे और उस नोटिंग के हिसाब से आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस, और आप बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या आ रहा है। तो फिर मैं देखूंगा कि यार हम लोगों के जो आंसर है वो सही आए हैं या नहीं आए हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में? सबको समझ में आ रहा है ना?
देखिए, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट का टोटल बताइएगा कितना आ रहा है आप लोगों का। एक आंसर आया हमारे पास 1125। अच्छा, 75, सॉरी सॉरी। ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है। ओके, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हम लोग देखते हैं। एक आंसर ये आ गया, और बाकी लोगों के भी आंसर को वेट कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप अपना आंसर एक बार और रिव्यू करिए। बहुत बढ़िया, आपने इतना जल्दी किया। 6000। ओके, एक आंसर ये भी आ गया मेरे पास। ओके, अरे वाह, क्या बात है। इस पे तो ये दो दो लोग के आंसर आ गए। और किसी के आंसर आए? 728 हो रहा है। ठीक है, हम लोग 730 तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे। आराम से करिए सारे बच्चे। कोई आइटम नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, आप पूछ सकते हो। और किसी के आंसर आए? चार आंसर आए बस। 1875। ओके, एक आंसर और आ गया। ये जो आप लोग 1835, एक और आंसर आ गया। अरे वाह, क्या बात है, 1835। जितने लोगों का आंसर 1835 आया, ये लोग एक साथ बैठ के तो आंसर नहीं कर रहे हो ना तुम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, और बच्चे लोग ट्राई कर रहे हैं कि अब हम लोग चले सॉल्यूशन की तरफ। अरे वाह यार, एक आंसर और आ गया, पांच पांच आंसर 1835। आगे चले सॉल्यूशन की तरफ। क्या किसी का वेट करना है? कोई भी कर रहा है तो हम लोग एक दो मिनट और वेट कर सकते हैं, अगर आप लोग कर रहे हो तो। चलिए, आइए हम लोग देखते हैं कैसे मैच कराएंगे। मैं वो सारे आइटम बोलूंगा और अमाउंट बोलूंगा। ठीक है, वो आपको लिखना है। करेक्ट आंसर मैं बता दूं बच्चों, 538 है। कैसे है, देखते हैं। ठीक है, तो मैच कराएंगे आप लोग। सबसे पहले ये बताइए कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट
किधर जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड में जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन है, और सारे प्रोविजंस को हम लोग किधर दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और ये लायबिलिटी होने की वजह से इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अगला पॉइंट बताइए, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एकदम सही है सर, क्रेडिट हो जाएगा, ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल किधर लिखेंगे? एकदम सही सर, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। एंड अगेन एक पॉइंट है, ट्रेड पेएबल्स, ये किधर आएगा? सर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब अगला पॉइंट है ट्रेड पेएबल, ये किधर आएगा? डेबिट में आएगा, क्योंकि एसेट्स है। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद लिखा है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि ये सर इनकम है मेरे लिए। तो 252 आपका क्रेडिट हो जाएगा, और 733 जो कि आपका डिस्काउंट अलाउड है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है। ठीक है, अगेन ड्राइंग बताएंगे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा सर, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट्स है ये। क्लियर? अगला पॉइंट, ऑफिस फर्नीचर, ये क्या है, एसेट्स है सर, डेबिट हो जाएगा। जर्नल एक्सपेंसेस 829, डेबिट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब जर्नल एक्सपेंसेस बताएंगे। अच्छा, जर्नल एक्सपेंसेस तो हो गया, ये परचेज है, परचेज भी तो आपका डेबिट हो जाएगा। और रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न हुआ, अरे सॉरी, सेल्स रिटर्न हुआ ना। एक सेकेंड, हाँ सेल्स रिटर्न हुआ तो डेबिट होगा ना। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे मुझे लगा कि वो उल्टा बोल दिया मैंने। सही है सही है सही है सही है, सबका सही है, जिन लोगों ने भी डेबिट बोला सबका सही है। रेट एंड टैक्सेस बताइए जरा। डेबिट हो जाएगा सर, क्योंकि एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस है इसलिए। एंड अगेन सैलरी आपका 2520, ये क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। एंड सेल्स देखिए क्या होगा आपका, बताइए जरा। क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्रीज क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे सर, क्योंकि आपके लिए एसेट्स है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये क्या होगा? क्लियर है क्या? तो जिन लोगों के भी आंसर अपने अपने आए, एक बार आप लोग मैच करा लीजिए कि क्या आप लोगों का आंसर सही आ रहा है या नहीं। सबके आंसर सही आ रहे हैं कि कुछ लोगों की गलती है कुछ कुछ? और ये 835 वाले बताएं, आप लोगों का मैच किया? तो गलती कहाँ पे आई थी? मैच करने के बाद टोटल कितना आ रहा है ट्रायल बैलेंस का? टोटल बताएंगे ट्रायल बैलेंस का कितना आया अब। सही कर लीजिए सारे लोग। टोटल आ रहा है या बैलेंस आपका? बैलेंस बच्चे इतना नहीं आएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक एक सेकेंड। हाँ आपने सही बोला सर, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 25,080। डेबिट साइड का टोटल कितना आया?
₹405 है ना। ओके, तो इसका बैलेंस अगर आप देखिए तो कितना आएगा। एकदम सही आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1175। एक सेकेंड, मेरे से लग रहा है कुछ अमाउंट इधर उधर हो गया होगा। जिसका भी आंसर आया था और सबसे पहले आया था, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले और एकदम सही आया था, तो एकदम बढ़िया वाला आपने किया, बहुत बढ़िया, एकदम क्लैपिंग आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा किया आपने, एकदम जल्दी और एकदम सही। क्लियर है सारे बच्चे? जिनके भी गलती हुए थे समझ में आ गए कहाँ कहाँ पे गलती हुआ है और क्यों गलती हुआ है? किसी को कोई अपने गलती पे डाउट लग रहा है कि यार ये गलती क्यों हो गया, या ये डेबिट क्यों हो गया, या ये क्रेडिट क्यों हो गया? ऐसा भी कोई आदमी? क्लियर है सबको? क्लियर है? ओके, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और ट्रायल बैलेंस के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर है क्या?